हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीबीएसई क्लास 11 का अकाउंटेंसी। पिछले वीडियोस के अंदर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे। आज हम कुछ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर करेंगे और आज पढ़ेंगे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना अपने आप को। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो पहला प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। द वर्ड मैचिंग मीन्स दो चीज के बीच में कंपैरिजन करना। बचपन में याद होगा मैच द कॉलम करते थे हम, इधर एक रहता था और इधर रहता था, यहां से यहां ऐसे मैच द कॉलम करते थे, याद है? तो मैच द कॉलम में क्या होता था, इस साइड को हम कंपेयर करते थे इस वाले साइड के साथ। सिमिलरली अकाउंट्स के अंदर मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है कंपैरिजन ऑफ द एक्सपेंसेस विथ द रेवेन्यू। साल भर में जितना खर्चा हुआ उसको हम कंपेयर करेंगे साल भर में जितना रेवेन्यू हुआ उससे, सो दैट करेक्ट प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको सही रेवेन्यू लेना होगा और सही एक्सपेंसेस लेना होगा। करेक्ट रेवेन्यू को जब हम कंपेयर करेंगे करेक्ट एक्सपेंसेस के साथ, देन करेक्ट प्रॉफिट पता चलेगा बिजनेस का। तो यही है मैचिंग प्रिंसिपल, which says that the expenses must be compared with the revenue in order to calculate the profit or loss in the business. ठीक है, देखना, according to this principle it is necessary to match revenue with the expenses in order to calculate the correct profit or loss। तो सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमको रेवेन्यू कंपेयर करना होगा एक्सपेंसेस के साथ। इफ करेक्ट रेवेन्यू इज कंपेयर विद द करेक्ट एक्सपेंसेस, देन ओनली करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर हम सही प्रॉफिट को कंपेयर निकालना चाहते हैं तो हमको सही रेवेन्यू लेना होगा और करेक्ट रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे करेक्ट एक्सपेंसेस के साथ, तभी हमको करेक्ट प्रॉफिट पता चलेगा। क्लियर है? तो जब हम रेवेन्यू ले रहे हैं हमको ध्यान रखना है रेवेन्यू हम लोग सिर्फ उसी ईयर का लेंगे। जब हम एक्सपेंसेस ले रहे हैं तब हमको ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस भी सिर्फ उसी ईयर का होना चाहिए। तो जब रेवेन्यू सही होगा, एक्सपेंसेस सही लेंगे, तो अपने आप प्रॉफिट जो है वो सही कैलकुलेट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, एक और छोटा सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसका कोई खास उतना वैल्यू नहीं है, नाम है उसका फुल डिस्क्लोजर। फुल का मतलब होता है कंप्लीट और डिस्क्लोजर का मतलब होता है टू डिस्क्लोज या टू शो समथिंग। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बोलता है कि अकाउंट्स के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी ट्रांजैक्शन है जो कि सिग्निफिकेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है, उन सबको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम लिखना भूल गए। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिकॉर्डिंग of all the business transactions. Clear है? देखना, according to full disclosure principle there should be complete and understandable recording of all the significant informations of the business so that correct performance can be measured। अगर हमको सही परफॉर्मेंस मेजर करना है तो हमको हर एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना जरूरी है। अगर हम कुछ ट्रांजैक्शंस को छोड़ देंगे, उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करेंगे,
तो उससे क्या होगा, सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। देखना, व्हाट आर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो टोटल देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। इनको एजम्पशंस क्यों बोला गया है पहले समझना। एजम्पशंस का मतलब होता है टू एज्यूम समथिंग, कुछ चीज को एज्यूम कर लेना, मान लेना। तो एजम्पशन का मतलब होता है ये जो 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ये एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस का मतलब ये मान लिया गया है कि फॉलो हुआ ही होगा। ये इतना बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है कि अकाउंट्स ये मानता है कि ये तीनों तो फॉलो हुआ ही होगा, ये तीनों फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर कोई बिजनेस इसको फॉलो नहीं किया है तो वो डिस्क्लोज करेगा कि हम इसको फॉलो नहीं किए हैं। वरना हर एक अकाउंटिंग में ये एज्यूम्ड है कि ये 3 प्रिंसिपल तो फॉलो हुआ ही होगा। तो ये 3 इतना बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है कि अकाउंट्स करते वक्त हम ये एज्यूम करते हैं कि ये तीनों फॉलो हुआ ही होगा, और हमको बोलने का भी जरूरत नहीं है कि ये तीनों फॉलो हुआ है, ये एज्यूम्ड है कि ये तीनों फॉलो हुआ होगा। कभी बाय चांस इन तीनों में से कुछ फॉलो नहीं हुआ है तो फिर हमको डिस्क्लोज करने का जरूरत है कि इनमें से ये वाला प्रिंसिपल जो है फॉलो नहीं हुआ है। क्लियर है? इसलिए इनको बोला गया है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। ठीक है, तो देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। द फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न। द फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है देखना, आज जब एक बिजनेस है तो ये हमेशा एज्यूम्ड है कि ये बिजनेस चलता रहेगा फॉर अ इनडेफिनाइट टाइम पीरियड, और हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है इसको क्लोज डाउन करने का। आज कोई भी बिजनेस का एग्जांपल ले लो, तुम अगर मुझसे पूछोगे कि सर ये बिजनेस आप कब तक करोगे, या तुम तुम्हारे पापा से पूछोगे पापा ये बिजनेस कब तक करोगे, तो उसका कोई जवाब नहीं होगा। उसका आंसर यही होगा कि जब तक प्रॉफिट होता रहेगा तब तक हम उस बिजनेस को करते रहेंगे। दैट मीन्स हर एक बिजनेस का जो लाइफ है वो इनडेफिनाइट है, मतलब कितना साल तक चलेगा हमको नहीं पता, राइट। तो हर एक बिजनेस में ये एज्यूम्ड है कि द बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। कंसर्न मतलब बिजनेस, गोइंग मतलब जो चलता ही रहेगा। तो हर एक बिजनेस गोइंग कंसर्न है, मतलब हर एक बिजनेस चलता ही रहेगा फॉर अ इनडेफिनाइट टाइम पीरियड, और हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है इसको नियर फ्यूचर में बंद करने का, राइट। देखना, अकॉर्डिंग टू दिस assumption इट इज assumed दैट बिजनेस shall continue फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। बिजनेस जो है वो चलता ही रहेगा फॉर अ इनडेफिनाइट टाइम पीरियड, एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस, और हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस बिजनेस को बंद करने का, राइट। तो गोइंग कंसर्न ये मानता है कि एक बिजनेस का लाइफ अनलिमिटेड है, इनडेफिनाइट है, और ये चलता ही रहेगा फॉर अ इनडेफिनाइट टाइम पीरियड, एंड हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस बिजनेस को आने वाले दिनों में बंद करने का। क्लियर है? इट इज फॉलोड बाय एवरी बिजनेस। हर बिजनेस फॉलो करता है गोइंग कंसर्न, क्योंकि ये एजम्पशन है, मतलब ये तो हर कोई फॉलो कर ही रहा होगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल के वजह से, इस गोइंग कंसर्न एजम्पशन के वजह से ही हम एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करते हैं इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल। क्यों सर, कॉन्सेप्ट बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एसी खरीदा, तो मैं बोलता हूं कि एसी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एसी जो है 1 साल से ज्यादा में बेनिफिट्स देगा, लेट से 5 साल तक बेनिफिट्स देता रहेगा।
तो जब मैं ये मानता हूं कि एसी 5 साल तक बेनिफिट्स देगा और एसी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी तो एज्यूम कर ही रहा हूं कि मैं अपना बिजनेस 5 साल तक चलाते रहूंगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्योंकि मेरा बिजनेस 5 साल तक चलता रहेगा, इसी वजह से एसी मुझे 5 साल तक बेनिफिट देता रहेगा, राइट। तो क्योंकि बिजनेस में गोइंग कंसर्न है, बिजनेस चलता ही रहेगा, बिजनेस का हमको बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, इसी वजह से हम एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्लियर है? ड्यू टू दिस assumption, expenditures are classified into रेवेन्यू एंड कैपिटल। क्लियर है? तो ये पहला फंडामेंटल एजम्पशन है, कॉल्ड एज द गोइंग कंसर्न एजम्पशन, व्हिच सेज दैट अ बिजनेस हैज अ इनडेफिनाइट टाइम पीरियड, चलता ही रहेगा, हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है इसको आने वाले दिनों में बंद करने का। क्लियर? सेकंड, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक ही काम को बार बार सेम तरीके से करते रहना, बार बार सेम तरीके से एक ही काम को करते रहना, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है? और वो कंसिस्टेंट से ही आया है वर्ड कंसिस्टेंसी, जो बोलता है कि हर एक बिजनेस के अंदर जो भी मेथड्स हम सिलेक्ट किए हैं उसी मेथड्स को हम लगाते रहेंगे ईयर आफ्टर ईयर। हम हर साल मेथड्स को चेंज नहीं करेंगे। वंस अ मेथड इज सिलेक्टेड, इट विल बी इंप्लीमेंटेड ईयर ऑन ईयर। वी विल नॉट चेंज द मेथड्स आफ्टर एवरी ईयर। हर साल हम मेथड्स को चेंज नहीं करेंगे, एक ही मेथड को हम कंसिस्टेंटली लगाते रहेंगे हर साल। उससे क्या होगा? एक तो अकाउंटिंग समझने में आसान होगा, प्लस करंट ईयर के इंफॉर्मेशंस को हम कंपेयर कर पाएंगे विद द पास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस। क्लियर? बहुत सारे मेथड्स होते हैं अकाउंट्स में, से डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन लगाने का दो फेमस मेथड है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो कंसिस्टेंसी बोलता है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड सिलेक्ट किए तो हर साल फिर स्ट्रेट लाइन ही लगाएंगे, अगर हम WDV सिलेक्ट किए तो हर साल WDV ही लगाते रहेंगे। वंस अ मेथड इज सिलेक्टेड, इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। वी शुड नॉट चेंज द मेथड एवरी ईयर। क्लियर? तो क्या इसका मतलब यह है कि चेंज कर ही नहीं सकते? ऐसा नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं। अगर नया मेथड बेटर है या लॉ बोलता है, कानून बोलता है कि हमको नया मेथड सिलेक्ट करना है, नया मेथड अप्लाई करना है, तो फिर हम नया मेथड अप्लाई करेंगे। क्लियर है? देखना, अकॉर्डिंग टू दिस assumption, इट इज assumed दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स methods once selected should be applied consistently year after year। तो एक बार कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग मेथड सिलेक्ट होता है तो उसको हम लगाते रहेंगे ईयर आफ्टर ईयर। इफ कंसिस्टेंसी इज फॉलोड, तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे किस किस का? करंट ईयर को हम कंपेयर कर पाएंगे विद द प्रीवियस ईयर। क्लियर? द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैन बी चेंज्ड, ऐसा नहीं कि चेंज कर ही नहीं सकते, चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज्ड if required by law or if it will give more meaningful presentation। तो हम नया मेथड लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मेथड, ऐसा नहीं है कि चेंज कर ही नहीं सकते, बट नया मेथड या तो ज्यादा मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन दे रहा होगा या फिर लॉ बोलता है मेथड चेंज करने, तब हम मेथड को चेंज करेंगे। क्लियर है? तो ये भी क्या है? ये भी एजम्पशन है। इसका मतलब ये एज्यूम्ड है कि जो मेथड्स हम पिछले सालों में लगाए थे वही मेथड हम हर साल लगाते रहेंगे, हम हर साल मेथड्स को चेंज नहीं करेंगे, और अगर चेंज किए हैं तो हम डिस्क्लोज करेंगे कि वी हैव चेंज द अकाउंटिंग मेथड्स। क्लियर है? लास्ट जो एजम्पशन है वो है एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल बोलता है कि ट्रांजैक्शन जब हुआ
तब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन जब हुआ तब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जब ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट मतलब जब पैसा मिला या पैसा दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगा? जब ट्रांजैक्शन हुआ। बात समझ में आ रहा है? आज जैसे 1 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ और पैसा मिला या पैसा दिए 10 तारीख को, ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगा? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा 1 तारीख को। मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सेटलमेंट कब हुआ इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सेटलमेंट का मतलब होता है कब पैसा मिला या कब पैसा दिए, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? देखना, ये भी एजम्पशन है, मतलब हर एक बिजनेस बाउंड है इसको भी फॉलो करने के लिए। देखना, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड in the books of accounts when it is entered and not when money is paid or received। तो ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब लिखा जाता है जब ट्रांजैक्शन हुआ, ना कि जब सेटलमेंट हुआ। क्लियर? इट इज इररेलेवेंट, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, ये इररेलेवेंट है वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट और पेड और नॉट। पैसा मिला नहीं मिला, पैसा दिए नहीं दिए, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, मतलब ये 3 तो फॉलो हुआ ही होगा, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। और अगर फॉलो नहीं हुआ है तो हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कौन सा फॉलो नहीं हुआ है। पहला था गोइंग कंसर्न एजम्पशन, सेकेंड था कंसिस्टेंसी एजम्पशन और तीसरा था हमारा एक्रूवल एजम्पशन। क्लियर है? ये दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आगे आने वाले क्लासेस में हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, जो कि हमारा पहला प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे, नाम होगा उसका अकाउंटिंग इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करेंगे। जुड़े रहना चैनल के साथ, मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। चैनल में हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ऐसे ही हम कंप्लीट वीडियोस अपलोड करेंगे पूरा सीबीएसई क्लास 11 अकाउंटेंसी का। थैंक यू एंड बाय बाय।